Hello student, myself Dr. Akhilesh Gupta, physiotherapy faculty at Indira Gandhi Institute of Paramedical Sciences. So as we were discussing our topic kyphosis, so moving ahead in the same, today we will discuss about its complication and treatment. So let's start. कॉम्प्लिकेशन तो क्या क्या दिक्कतें आएंगी अगर किसी को काइफोसिस डिफॉर्मिटी हो जाए। ठीक है, तो क्या क्या दिक्कतें आएंगी। तो सबसे पहले ब्रीदिंग प्रॉब्लम आएगी, सांस लेने में उसको क्यों सांस लेने में दिक्कत होगी, क्यों, क्योंकि आपका अगर थोरेसिक काइफोसिस होगा, ठीक है, तो थोरेसिक से क्या जुड़ती है आपकी रिब्स, रिब्स से आपकी इंटरकोस्टल मसल्स जुड़ी होती है, रिब्स पे ही लगी रहती हैं। तो जब वो डिस्टर्ब होगी तो क्या होगा, आपकी पूरी रिब्स खुलेगी नहीं क्योंकि वो टेढ़ी हो चुकी होगी, डिफॉर्मिटी हो चुकी होगी स्पाइन में उसके, जिससे वो जुड़ेगी, तो जाहिर है रिब्स में भी गड़बड़ी आएगी, वो भी टेढ़ा होगा जैसे स्कोलियोसिस में होता था। तो जब वो टेढ़ा होगा तो क्या, रिब्स प्रॉपरली मूव नहीं करेगी, ठीक है, ठीक, फैलेगी और पचकेगी नहीं, जैसे कि एक सांस लेने में एक प्रतिक्रिया होती है, फूलना और सिकुड़ना, ठीक, तो वो नहीं होगा। तो जब वो नहीं होगा तो क्या होगा, सांस लेने में दिक्कत होगी उसको। तो सेवरल काइफोसिस में पुट प्रेशर ऑन लंग्स एंड डिफिकल्टी इन चेस्ट एक्सपेंशन, तो हो सकता है कि चेस्ट एक्सपेंशन या सीना फूलने पचकने में, चेस्ट एक्सपेंशन में प्रॉब्लम हो, पूरी तरह से हवा ना भर पाए अंदर। तो जब हवा नहीं भर पाएगी तो लंग्स भी प्रॉपरली काम नहीं करेगा, तो लंग्स भी आपका एक तरह से प्रेशर बंधा बंधा सा लगेगा, टाइट टाइट लगेगा आपको। नेक्स्ट, लिमिटेड फिजिकल फंक्शन, तो खुद आप सोच लीजिए कि आपकी स्पाइन अगर टेढ़ी हो जाए, कुभड़ हो जाए या उभरी हुई हो जाए तो क्या होगा, आप सही से काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है, तो वो भी क्या करेगा, आपकी फिजिकल एक्टिविटी को लिमिटेड कर देगा। अब वो फिजिकल एक्टिविटी क्या हो सकती है, जैसे कि चलना, ठीक है, चेयर से उठना, ये सारी चीज़ें, ठीक, हो सकता है कि स्पाइनल कर्वेचर कैन ऑल्सो मेक डिफिकल्ट टू गेज अपवर्ड एंड ड्राइव, तो आपको ऊपर देखने में या सामने देखने में, ठीक है, और उसके साथ ड्राइव करने में, यानी दोनों आप चीज़ लेके चले, यानी कि आप ड्राइव कर रहे हैं और ऊपर देखना भी है आपको साथ साथ, तो उस तालमेल में गड़बड़ी है, क्योंकि नॉर्मली ऐसा नहीं होता, हम सामने देखते रहते हैं और ड्राइव करते जाते हैं, ठीक है, ठीक, और लेकिन जिनको काइफोसिस होगा उनके साथ ये दिक्कत होगी कि वो एक बार में मतलब एक साथ काम नहीं कर पाएंगे, या तो वो देख ही पाएंगे ऊपर किसी तरह से, और या तो वो ड्राइव कर पाएंगे, तो इस वजह से वो इसमें ड्राइविंग करने में उनको दिक्कत होगी। एंड कॉज पेन व्हेन यू लाई डाउन, और सीधा लेटने में उनको, जब वो लेटेंगे तो उनको दर्द भी होगा। नेक्स्ट है डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, जो कि बहुत ही यूनिक चीज़ है, अलग से है, कैसे डाइजेस्टिव को प्रॉब्लम कर सकता है। तो डाइजेस्टिव को वो इस तरह से प्रॉब्लम करेगा कि डाइजेस्टिव ट्रैक हमारा माउथ से शुरू होता है, ईसोफेगस से शुरू होते हुए स्टमक में जाता है और फिर वो आगे जाता है। तो जो आपका ईसोफेगस वाला जो पार्ट होगा आपका, ठीक है, ईसोफेगस वाला जो पार्ट होगा, डाइजेस्टिव ट्रैक का जो ऊपर वाला पार्ट होगा, उसकी उसमें हो सकता है कि वो हल्का सा टेढ़ा हो जाए, उस पर प्रेशर लगे, वो कंप्रेस हो, दबे, क्यों, क्योंकि आपकी काइफोसिस हुई है तो क्या हुआ, आपकी बेंडिंग हुई होगी, स्पाइन की बेंडिंग हुई होगी, गर्दन के पास वाले एरिया की भी बेंडिंग होगी, तो जब गर्दन के पास एरिया बेंडिंग होगी तो क्या होगा, वहाँ से आपका ईसोफेगस गुजरता है, तो जब वो दबेगा तो क्या हो सकता है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको एसिड रिफ्लक्स, यानी कि जो अंदर खाना है वो कभी कभी बाहर आता है, ठीक है, बाहर आता है, डिफिकल्टी इन स्वेलिंग, निगलने में आपको दिक्कत होगी क्योंकि निगलते आप वहीं से हैं, वही गर्दन वाले एरिया से, ठीक, तो उसमें भी दिक्कत हो सकती है। नेक्स्ट है बॉडी इमेजिंग प्रॉब्लम, बॉडी इमेजिंग का प्रॉब्लम यानी कि बॉडी का जो आकार होगा, जो दिखने में होगी बाहर से, वो बहुत ख़राब लगेगा, ठीक है, इमेजिंग प्रॉब्लम, ठीक, यानी कि दिखने में वो सुंदर नहीं लगेगा। तो पीपल विद काइफोसिस स्पेशली एडोलेसेंट, ठीक है, यानी कि किशोरावस्था के जो लोग होते हैं, जो बच्चे होते हैं 13 से 15 साल के आसपास के बच्चे, में डेवलप अ पुअर बॉडी इमेज, यानी कि उनकी जो बॉडी की आकृति होती है, ठीक है, वो खराब हो जाती है, जो शेप होता है बॉडी का, पीछे पीठ की बात करें अगर तो, फ्रॉम हैविंग अ राउंडेड बैक और फ्रॉम वियरिंग अ ब्रेस टू करेक्ट द डिफॉर्मिटी, चाहे तो राउंड काइफोसिस की वजह से हो सकती है या काइफोसिस की वजह से, और चाहे उसने ब्रेस पहना हो उस दिक्कत को सॉल्व करने के लिए, उन दोनों ही वजहों से उसके जो पीठ वाला पोर्शन है वो बड़ा ख़राब लगता है, मतलब कपड़े पहनेगा तो बहुत ऊबड़ खाबड़ लगेगा, तो देखने में बड़ा ख़राब लगता है, ठीक है। और फॉर ओल्डर पीपुल पुअर इमेज कैन लीड टू सोशल आइसोलेशन, और हो सकता है अगर ये बूढ़े लोगों में हो, जो सही ना हुआ हो, तो बूढ़े लोगों में ये इनको समाज से दूर कर देता है, यानी वो लोग अपने आप को समाज में बैठने लग, या एक थोड़ा सा इनकॉन्फिडेंस आ जाता है उन लोगों में, तो वो समाज से दूर हो जाते हैं, खुद को दूर कर लेते हैं अपने आप को, या लोग उनके पास नहीं जाते हैं, तो ये भी दिक्कत आ सकती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ट्रीटमेंट की।
तो ट्रीटमेंट जो है इसका वो ट्रीटमेंट इज डन अकॉर्डिंग टू द डिग्री ऑफ सीवियरिटी। तो यानी कि जितनी ज़्यादा दिक्कत होगी या जितना सीवियर होगी, जितनी क्रोनिक होगी कंडीशन, उस हिसाब से ट्रीटमेंट डिपेंड करता है। तो जैसे कि इसको 3 भाग में बांटा, फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री। ये जो डिग्री है वो सीवियरिटी पे है, यानी कि काइफोसिस या कुभड़ जो है या जो आपका उभार है वो कितना ज़्यादा है। थोड़ा है तो फर्स्ट डिग्री, और ज़्यादा है तो सेकेंड डिग्री, बहुत ज़्यादा है तो थर्ड डिग्री। 3 डिग्री में बांटा और इसी के हिसाब से इनका ट्रीटमेंट होता है। तो सबसे पहले हम कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट की बात करेंगे। कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट की बात करेंगे तो दिस इज डन फॉर द फर्स्ट डिग्री। अगर फर्स्ट डिग्री की दिक्कत है, ठीक है, तो उसके लिए हम कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट के लिए जाएंगे। यूजुअली अ पुअर पॉस्चर, तो उस फर्स्ट डिग्री में क्या होता है, सिर्फ पॉस्चर ही गड़बड़ होता है, खराब नहीं होता, डिफॉर्मिटी नहीं होती है, सिर्फ पॉस्चर उसका खराब होता है। यानी आगे झुक के चलेगा, शोल्डर हो सकता है सिकुड़े हुए हों, आगे की तरफ दबे हुए हों, गर्दन आगे निकली हो, ये सब झुकी हुई कमर हो, तो ये सब चीज़ें हो सकती है पुअर पॉस्चर काइफोसिस में, ठीक है, जो कि अभी डिफॉर्मिटी में कन्वर्ट नहीं हुई है। दिस कंसिस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू द स्पाइन। तो इसमें सिर्फ स्पाइन को सपोर्ट चाहिए होता है कि स्पाइन एकदम सीधी रहे, तो उसके लिए एक सपोर्टिव डिवाइस, जैसे कि हम स्कोलियोसिस में करते थे। फॉलोइंग सपोर्ट आर कॉमनली यूज। तो इसमें जो है, जैसे कि आपने स्कोलियोसिस में देखा मिलवॉकी ब्रेस यूज़ करते थे, इसमें भी हम मिलवॉकी ब्रेस ही यूज़ करते हैं और कोई नहीं। उस स्कोलियोसिस में तो कई सारे थे, लेकिन इस केस में हमारे पास सिर्फ एक मिलवॉकी ब्रेस ही ऑप्शन बचता है काइफोसिस के लिए। नेक्स्ट है सर्जिकल ट्रीटमेंट। तो सर्जिकल ट्रीटमेंट क्या, इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर सेकंड एंड थर्ड डिग्री। तो सर्जिकल ट्रीटमेंट किसके लिए किसके लिए ज़रूरत पड़ती, कब जरूरत पड़ती सर्जिकल ट्रीटमेंट की, जब सेकंड डिग्री और थर्ड डिग्री की प्रॉब्लम हो, काइफोसिस तो सेकंड और थर्ड डिग्री का। इट इन्वॉल्व हेलो ट्रैक्शन फॉर सेवरल वीक्स। तो ये एक हेलो ट्रैक्शन होता है, जो कि आप इस इमेज में देख रहे होंगे। तो ये देखिए इस तरह का होता है, सर से उसको कस दिया जाता है और चेस्ट से कस दिया जाता है, ठीक है, और उसके बाद वो ट्रैक्शन की तरह काम करता है, खिंचाव देता है गर्दन में। तो जब वो गर्दन में खिंचाव देगा तो क्या होगा, आपकी जो वर्टिब्रल कॉलम है वो स्ट्रेच करके खींचेगी, तो जो काइफोसिस है वो हल्का हल्का सीधा होगा। तो कई हफ्तों के लिए हेलो ट्रैक्शन बांध देते हैं, ठीक है। और ऐसा नहीं कि इसके लिए पेशेंट को बेड रिडन होना पड़े, ऐसा नहीं है, पेशेंट अपना काम कर सकता है, ये बंधा रहेगा, ठीक है, और पेशेंट अपना काम करता रहेगा, ठीक। ये नहीं कि पेशेंट क्या नाम है, खा नहीं सकता, पी नहीं सकता, चल नहीं सकता, उठ नहीं सकता, ऐसा कुछ नहीं है, सब काम करेगा, ठीक है। तो ये बांध दिया जाता है उसको। इन सम केसेस बोन ग्राफ्ट में बी रिक्वायर्ड टू मेंटेन द करेक्शन। कभी कभी बोन ग्राफ्टिंग भी होती है करेक्शन को, डिफॉर्मिटी को करेक्ट करने के लिए। समटाइम स्पाइनल डिकम्प्रेशन एंड स्टेबलाइजेशन में ऑल्सो भी रिक्वायर्ड। तो कभी कभी होता है कि स्पाइनल डिके, यानी कि स्पाइनल नर्व अगर दब रही है या वर्टिब्रा एकदम धस गई है, आपस में सट गई है, तो उसको अलग अलग छुड़ाना। डिकम्प्रेस का मतलब होता है अलग करना, मतलब छुड़ाना, जो दबाव बना है उसको ढीला करना, ठीक है, और स्टेबलाइज, और उसको फिर उस जगह बना रहे वो स्टेबलाइजेशन जो डिकम्प्रेस किया है उसको स्टेबलाइज, रुकावट देना उसमें, ठीक, स्थिरता देना, ठीक। तो वो भी कर सकते हैं हम सर्जिकली। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट की, जो कि सबसे ज़्यादा कारगर होता है। इसमें अगर सही समय पर पता चल जाए तो सबसे ज़्यादा कारगर होता है आपका फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट। तो इसका सबसे पहले एम क्या होगा, जैसे हमारा स्कोलियोसिस में था कुछ वैसे ही होंगे। तो इम्प्रूव मोबिलिटी ऑफ स्पाइन, क्योंकि स्पाइन की दिक्कत है तो सबसे पहले हमें स्पाइन के मूवमेंट पे ध्यान देना होगा कि उसका स्पाइन का मूवमेंट ब्लॉक ना हो जाए, बंद ना हो जाए, रुक ना जाए। इम्प्रूव मोबिलिटी ऑफ ऑल जॉइंट, जो दूसरे जॉइंट्स होंगे उनकी मोबिलिटी भी हमको ध्यान देना है। प्रोवाइड रिलैक्सेशन, उस पार्ट को या उसके पास आसपास जो एरिया है वो तनाव में होगा, स्ट्रेस में होगा, ठीक है, दबाव बना होगा उसके ऊपर, तो उसको रिलैक्स करेंगे। इम्प्रूव ब्रीदिंग पैटर्न, तो जैसा कि हमने बात की थी कि उसको ब्रीदिंग प्रॉब्लम भी होगी एज अ कॉम्प्लिकेशन, तो ब्रीदिंग पैटर्न पे भी काम करेंगे। लेंथनिंग ऑफ शॉर्ट मसल, तो जो मसल उसके आगे झुकने की वजह से जो मसल शॉर्ट हो गई होंगी, मेजर मसल, उनकी हम लेंथनिंग भी करेंगे, यानी कि उसको हम जो सिकुड़ गया है उसको हम वापस अपनी लेंथ पे लाएंगे। पॉस्चरल अवेयरनेस, और उसको ये भी बताएंगे कि कैसा पॉस्चर रखना है कि उसकी प्रॉब्लम जल्दी से जल्दी सॉल्व हो जाए या उसकी प्रॉब्लम और आगे ना बढ़े, तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले है इम्प्रूव मोबिलिटी ऑफ स्पाइन। स्पाइन की मोबिलिटी के लिए स्पाइनल एक्सटेंशन एक्सरसाइज बताएंगे, स्पाइनल रोटेशन एक्सरसाइज बताएंगे, और उससे कहेंगे कि हर 2 घंटे पे अपनी पोजीशन चेंज करते रहो, ठीक है, अगर वो एक्टिवली कर सकता है तो। और एक्टिवली कर सकता है तो इसके लिए हम उसको प्रॉपर रोलिंग टेक्निक, यानी कि बेड पे ही लेटे लेटे घूमने की, कि कैसे वो अपना पोजीशन चेंज कर सकता है, ठीक है, उसकी टेक्निक देंगे। और स्पाइनल मोबिलाइजेशन, तो इस पर हम एक
जो कि हम स्कोलियोसिस में नहीं करते थे, क्योंकि स्कोलियोसिस में लेटरल बेंडिंग होती थी, तो वहाँ पॉसिबल नहीं है। यहाँ क्या है, यहाँ पोस्टीरियर एक्सजरेटेड कॉन्वेक्सिटी, यानी कि पीछे की तरफ उभार, तो इसको हम स्पाइनल मोबिलाइजेशन के थ्रू कर सकते हैं। जैसे कि आप जॉइंट मोबिलाइजेशन करते हैं, ठीक है, शोल्डर का, एंकल का, रिस्ट का, एल्बो का, उसी तरह से इसका भी होता है। बस अंतर इतना होता है कि इसमें हम पूरे हाथ की जगह हम फिंगर और टिप्स का यूज़ करते हैं, ठीक है, फिंगर के टिप्स का यूज़ करते हैं, स्पाइनस प्रोसेस पर रख के उसको हल्का सा प्रेस करते हैं, धीरे धीरे हल्का सा मोबिलाइज करते हैं, ठीक है। लेकिन ये हम फिंगर टिप से करते हैं, पूरी ग्रिप नहीं करते, सिर्फ फिंगर टिप की मदद लेते हैं। नेक्स्ट है इंप्रूव मोबिलिटी ऑफ ऑल जॉइंट। तो जो बाकी जॉइंट्स है, शोल्डर और हिप, इसमें जनरली अफेक्ट होते थे, तो इन जॉइंट्स के लिए सबसे पहले हम पैसिव मूवमेंट कराएंगे और फिर हम पेशेंट से कहेंगे कि एक्टिव मूवमेंट भी करे वो, ठीक है, लेकिन पेन लिमिट में करें। नेक्स्ट है प्रोवाइड रिलैक्सेशन। तो उस एरिया जहाँ प्रॉब्लम है, उस एरिया को आराम देने के लिए हम हीटिंग मोडलिटीज भी लगा सकते हैं, IRR, हीटिंग पैड एंड SWD। इम्प्रूव ब्रीदिंग पैटर्न, तो उसके सांस लेने की जो क्षमता कम हो गई थी, ठीक है, जो गड़बड़ हो गई थी, उसके लिए हम उसको डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस और स्पायरोमीट्री और प्रॉपर कफिंग टेक्निक भी बता सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है लेंथनिंग ऑफ शॉर्ट मसल्स। जो मसल्स में शॉर्टनिंग आ गई है, जो छोटी हो गई हैं, सिकुड़ गई हैं, ठीक है, पुअर पॉस्चर, आगे झुक के चलने की वजह से, तो आगे झुक के चलने की वजह से कौन कौन सी होंगी, हिप फ्लेक्सर्स और हैमस्ट्रिंग मसल्स, यानी आगे की, थाई के आगे की और थाई के पीछे की, यानी कि ग्रॉइन रीजन के आसपास, ठीक है, और थाई के पीछे की, इन सब मसल्स में शॉर्टनिंग होगी, क्योंकि वो आगे झुक के चलेगा आपके हिप जॉइंट के आसपास की जो मसल्स होंगी, तो इसलिए उनकी बात करेंगे, तो उनकी लेंथनिंग की हम बात करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट है पॉस्चरल अवेयरनेस, और उसको हम बताएंगे कि कैसा पॉस्चर रखना है, उसको कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कौन सा पॉस्चर उसके लिए सही है, ये सारी चीज़ें हम उसको बताएंगे। एक्टिव करेक्शन ऑफ पॉस्चर इज टॉट टू द पेशेंट, यानी वो खुद से करेक्ट करना चाहिए उसको, ये नहीं कि कोई टोके तभी करे, नहीं, उसको खुद से ध्यान देना है कि मेरे लिए क्या सही है पॉस्चर, क्या गलत है पॉस्चर, ठीक। नेक्स्ट है अप्रोप्रिएट टेक्निक ऑफ सिटिंग एंड स्टैंडिंग अटॉट, तो सही से उठना, सही से बैठना, सही से खड़े होने की टेक्निक भी हम उसको बताएंगे, ठीक है। ऐसा ना हो कि आगे झुक के खड़ा हो, जब खड़ा हो, ऐसा ना हो कि जब बैठा हो तो आगे की तरफ झुक के बैठा हो, इसको, क्योंकि इससे क्या होगा, उसका काइफोसिस और ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा काइफोसिस टॉपिक कंप्लीट होता है। ओके, ओके, थैंक यू क्लास। इफ़ अगर कोई प्रॉब्लम हो तो रिवाइज करके प्लीज़ पूछ लीजिएगा।